की हाल चाल भाई और उनके बहनों। उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के ऊपर। तो यार हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मनी। बट रुको यार, इससे पहले कि तुम समझो मनी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है बार्टर सिस्टम, इसे समझ लो। देखो यार, जब मनी नहीं हुआ करता था तब ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ यार हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान दिया करते थे। सपोज यार मुझे कुछ चाहिए होगा, तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा, तो यार क्या करेंगे हम, तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें दे दूंगा अपना सामान। सो गया। यह पैसे है, कोई यूज ही नहीं है, देख रहे हो तुम। बट यार बार्टर सिस्टम के अंदर में एक प्रॉब्लम था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का। अब ये है क्या, मतलब देखो, अगर मुझे कोई चीज़ बेचना होगा तो तुम्हें भी वो चीज़ खरीदना ही होगा। बट देखो हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मुझे जो चीज़ बेचना है वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो इसके वजह से यार प्रॉब्लम हो जाता है बार्टर सिस्टम के अंदर में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लाया मनी, जहाँ यार अब हम क्या करेंगे, कोई सामान चाहिए उसके बदले पैसा दे दो और सामान ले लो, सिंपल। बट पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान ही देना होता था। तो अब यार सीरियस हो जाओ थोड़ा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लो। मनी कैसे ये जो प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का, इसे सॉल्व करता है। तो देखो तुम्हें पता है बार्टर सिस्टम के अंदर में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का प्रॉब्लम रहता है। तो यार हमने क्या किया, मनी का इंट्रोडक्शन किया, जो कि एज ए इंटरमीडिएट काम करेगा। मतलब अगर तुम्हें कोई सामान वान खरीदना होगा तो तुम क्या करो, पैसे दे दो मुझे सीधा, और इसके बदले में तुम सामान लेके जाओ, और मुझे जो खरीदना होगा मैं उसी पैसे से खरीद लूँगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूँ पैसा कैसे दिखता है भाई, तो तुम मुझे बताओगे कि ऐसा दिखता है, हरा पीला लाल। जब से मोदी जी आए भाई ऐसा ही दिखता है। तो शायद तुम पूरी तरीके से सही ना हो भाई। देखो पहले समय पे यार मनी यार गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में दिखता था, बट आज के समय पे जो मॉडर्न मनी है वो यार 3 तरीके का होता है। एक होता है करेंसी, जिसके अंदर में यार कागज का जो ये नोट होता है, इसके अलावा जो सिक्के उक्के होते हैं वो भी आ जाता है। उसके बाद दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा पैसा हम बैंक में जाके जमा करते हैं और जिसे जब हमें चाहिए होगा हम निकाल सकते हैं, इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। समझ रहे हो ना बात, जब मुझे ज़रूरत है, मैंने जब मेरा डिमांड होगा मैं उसे निकाल लूँगा, तो नाम रख दिया इसलिए डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा तीसरा होता है चेक। अब देखो ये बेसिकली क्या होता है, आरबीआई के द्वारा बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है कि देखो तुम्हें क्या करना है, पैसे को ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इस कागज़ के टुकड़े को देखते हुए, जिसका नाम देंगे हम चेक। जहाँ में तुम्हें 2 चीज़ मिलेगा, पहला उस इंसान का नाम जिसके नाम पे ये चेक इशू है, और दूसरा वो इंसान जिसको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है। बस इतना ही है चेक। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, चलो यार बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था और हमने मनी लेके आया उसके बदले, बट मनी को ही क्यों एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा क्या चीज़ खास है मनी पे? अच्छा सवाल है यार। तो इसका जवाब भी सुन लो फिर। पहला देखो, मनी को कंट्रोल करता हमारा गवर्नमेंट, और दूसरा मनी को इशू करता है यानी कि प्रिंट करता है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। अब देखो जब किसी को इतना बड़ा सपोर्ट होना, गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल बैंक का भी, तो तुम उस चीज़ को कैसे मना कर सकते हो? इसीलिए इंडिया के अंदर तो भाई ये कानून बना हुआ है कि तुम जो इंडियन करेंसी है इसे तुम मना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे परचून की दुकान में बैठने वाले अंकल लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा फटा हुआ नोट भी लेने से मना कर देते हैं, भाई उन्हें प्यार से समझाओ, भाई साहब देखो ऐसा है, अगर तुमने इसे नहीं लिया ना तो तुम्हारे ऊपर केस भी बन सकता है। बट यार सही में बताओ तो उन लोगों से बात करके कोई फ़ायदा होगा नहीं, मानने वाले कहाँ है हमारी बात। तो तुम क्या करना है यार, जो तुम्हारे नोट के ऊपर में जो एक सीरियल नंबर होता है ना, वो अगर दिख रहा है तो तुम उसे बैंक में लेके जाके डिपॉजिट कर सकते हो, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो नंबर नहीं दिख रहा है तब वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई गेस ऐसा होगा नहीं। तो यार इस चैप्टर के अंदर में मनी के बारे में बस इतना ही था। अब यार बढ़ते क्रेडिट के ऊपर। तो क्रेडिट यानी लोन, इसे समझने के लिए तुम्हें 3 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पहला डिपॉजिटर, वो इंसान जो पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है। दूसरा बोरोअर, जो उस पैसे को उधारी पे लेता है। और तीसरा लेंडर, जो उस पैसे को उधारी पे देता है, जैसे कि यार बैंक्स। अब इतना समझने के बाद क्रेडिट का डेफिनेशन जान लो। क्रेडिट यानी उधारी एक तरीके का एग्रीमेंट हो सकता है, जहाँ लेंडर यानी कि बैंक कुछ पैसा देगा बोरोअर को, जिसके बदले में जो बोरोअर होगा वो एक टाइम मांगेगा 2-3 साल, कि मैं 2-3 साल के अंदर में तुम्हारा पैसा जो है सूद समेत लौटा दूंगा। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। समझ गए? अब सवाल उठता है, बैंक के पास जो हम इतना पैसा रखते हैं, जाके अंधा पैसा रखते हैं भाई, रखते कि नहीं रखते? सब रखते हैं। तो इन पैसे का बैंक करता क्या है? तो देखो बैंक जो है जितना भी डिपॉजिट हम जमा करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट
अपने पास रखता है, जिससे कि वो अपना डे टू डे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है। यानी कि जब मैं और तुम बैंक में जाके पैसा मांगेंगे तो वही पैसा वो हमारे हाथों पे थमा देगा। इंडिया के अंदर में बैंक क्या करता है, टोटल डिपॉजिट्स में से सिर्फ और सिर्फ 15% अपने हाथ पे रखता है, और बाकी का जो 70% मेजॉरिटी अमाउंट होता है वो लोगों को लोन दे देता है, और जिस पे वो चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट, और इसी से उनका कमाई हो जाता है। और जो ये कमाई होता है उसमें से कुछ अमाउंट वो हमें भी देते हैं एज ए इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम पैसा उनके पास रखते हैं उस पर। इससे क्या होता है, देखो तीनों का फायदा होता है। एज ए बोरोवर मुझे पैसा चाहिए था, मुझे मिल गया, और एज ए डिपॉजिटर मेरा पैसा बैंक में सेव भी है और मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसके ऊपर, और एज ए बैंक तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। समझ रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ मैं। तो अब तुम बताओ मुझे, क्या यार उधारी लेना सही है या गलत है? देखो अगर तुम मुझे पूछोगे ना तो यार मुझे लगता है सही है। भाई साहब, जब अपने क्रश से मिलने जाता हूँ ना तो ये उधारी काम आता है। मतलब डेट पे जा रहा हो तो ऑब्वियस सा बात है, समझ रहे हो तुम लोग, एक्सपेंसेस रहता है, उसके लिए बस अपने पास पैसा तो होता नहीं है भाई, तो यार उधारी से काम चलाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यार उधारी सही चीज़ है। बट यार मेरे से थोड़ी दुनिया चलता है, प्रैक्टिकली देख लो कि उधारी लेना सही है या नहीं है। तो देखो, पहला तो पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, यानी उधारी लेने का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो अगर तुम उधारी लेते हो और तुम पैसा चुका देते हो ना टाइम पे, तो ये अच्छा चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ में एक सलीम नाम का एक शू मेकर होता है, जिसे यार कुछ पैसे का जरूरी है, क्योंकि उसे बहुत ही लंबा ऑर्डर आया हुआ है शू का, जो कि अगर वो पूरा कर देता तो उसे अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। बट उसके पास उतना पैसा अभी नहीं है, तो वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है और लार्ज अमाउंट पे शू बनाता है और फिर ऑर्डर दे देता है और उसे पैसा मिल जाता है, फिर वो बैंक का पैसा चुका देता है। तो देखो उसके लिए फ़ायदा ही हुआ लोन लेने का। अब यार एक दूसरा केस लेते हैं, नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट, जहाँ यार क्या होगा, अगर तुम पैसा चुका नहीं पाते हो तो तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है, अच्छा खासा सीन क्रिएट हो सकता है भाई। जहाँ हमें एग्जाम्पल भी देखने मिलता है किताब के अंदर ही, सपना का, जिसे भी यार लोन चाहिए था तो उसने लोन ले लिया, बट उसका फसल यार जिस हिसाब से वो उगाना चाहता था वो वैसा नहीं उगता है और उससे लॉस होने लगता है, तो वो चुका भी नहीं पाता लोन, और इस समय वो गिरता है डेब्ट ट्रैप पे। ये इकोनॉमी का एक टर्मोलॉजी है, जिसका मतलब क्या समझो, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ तुमने जो उधारी लिया है वो तुम किसी भी तरीके से चुका नहीं पा रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तुम एक लोन का कर्जा चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन ले रहे हो, यहाँ तक कि अपना ज़मीन भी बेच दे रहे हो, फिर भी अपना लोन को तुम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। मतलब तुम एक फंदे में फंस गए हो भाई, उधारी का फंदा। अब अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब यार देखो, कुछ दिनों तक जब मैं स्कूल नहीं जाता था ना, तो यार नोट्स वोट्स लेने के लिए जब दोस्तों से मांगता था तो वो ऐसा मना करते थे जैसे मैंने उनसे नोट्स नहीं, उनका जायदाद ही मांग लिया हो। फिर उसी समय मेरा हरामखोर बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आता था और कहने लगेगा, तू मुझसे ले ले यार नोट्स, प्रॉब्लम क्या है? बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साले का नोट्स लूँगा ना तो 10 कंडीशन डाल देगा उस पर कि तुझे नोट चाहिए तो ले ले, इसके बदले में शाम को चाट समोसा और पता नहीं क्या क्या खिला दे। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन तुम जब उधारी लेते हो, यानी कि क्रेडिट लेते हो, तुम्हारे ऊपर भी बैंक लगाता है। जैसे कि यार तुम अगर बैंक से लोन लेते हो तो तुम्हें एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी ज़रूरत होगा, और तीसरा मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि तुम पैसा मुझे कितने दिनों में दोगे, और आखिरी कोलेट्रल। इन सबको मिला के कहते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अभी कोलेट्रल क्या है? देखो, एज ए बोरोवर मैं अगर जा रहा हूँ लोन लेने के लिए तो मुझे कुछ सामान ना गिरवी रखना पड़ता है। तो जो सामान होता है मेरा, उसे मैं कह सकता हूँ एसेट, जैसे कि बिल्डिंग, कार, ज़मीन, कुछ भी कह लो तुम, जिसे मुझे लेंडर यानी बैंक के पास गिरवी रखना होता है। तो अगर मैं बैंक का कर्जा नहीं चुका पाया तो बैंक मेरे सामान को बेच के अपना जो भी हिसाब किताब है वो पक्का कर लेगा। समझ रहे हो बात? अब देखो, तुम इतने टेक्निकल टर्म पे मत जाओ, एकदम देसी लैंग्वेज में समझो यार। जब तुम किसी उधारी लेने जाते हो तो तुम्हें कुछ गिरवी रखना होता है, तो उसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में कोलेट्रल। साले ये अंग्रेज ना हर चीज़ में हमें कन्फ्यूज ही करके चले जाते हैं, मतलब कुछ आसानी से बता नहीं सकते सालो तुम। अब देखो यार, उधारी भी दो तरीके का होता है। अगर तुम बैंक से जाके उधारी लोगे ना तो उसे तुम कह सकते हो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। वहीं पे अगर तुम अपने हरामी दोस्तों से जाके उधारी लोगे ना तो उसे तुम कह सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। अब एग्जाम में ना इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो देख लो। जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट होता है उसे कंट्रोल करता है आरबीआई, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को कोई कंट्रोल करता नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है और वो हाई होता है, और जबकि फॉर्मल सेक्टर पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और कम होता है, क्योंकि उसे आरबीआई कंट्रोल करता है। और देखो, आरबीआई ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और लोग उस कर्जे को चुका ना पाए और फिर कर्जे पे डूब जाए। बट एक प्रॉब्लम है फॉर्मल सेक्टर के साथ, अगर तुम्हें फॉर्मल लोन चाहिए तो इसके लिए तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल जमा करना पड़ता है,
और यही चीज़ तुम्हें इनफॉर्मल सेक्टर पे नहीं करना होता है। आसानी से तुम्हें लोन मिल जाएगा, तुम बस मांगो जाके, भाई साहब हमें लोन दे दीजिए, दे तो देगा भाई, पर इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना भाई, तुम्हारे गांडे फट जाएंगे। तो इसीलिए यार जो 90% जो फॉर्मल सेक्टर का लोन होता है ना, वो अमीर लोग ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल होता है। और गरीबों के पास क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते। तो वो कहा जाता है 85% जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है वो गरीबों के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि वहाँ आसान सा बात है, कोलेट्रल चाहिए नहीं, तुम्हें जाके बस अपना मुंह उठा के मांग लेना है, पैसा मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल का बात तो मैंने बता ही दिया है कि फॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल मिल जाएगा तुम्हें बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला। समझ गए हो तुम। अब एक सवाल उठता है, अगर तुम्हें सीबीएसई पूछ दिया कि बताओ गरीब लोग यार इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं उधारी के लिए, तो तुम यार आसानी से बता सकते हो कि यार देखो गरीब लोग यार पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरा चीज़ यार उनके पास उतना कोलेट्रल होता नहीं है जिससे कि वो जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, तो उन्हें मजबूरन जाके इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। और आखिरी चीज़ भाई, इंडिया जैसे कंट्री पे हर जगह बैंक नहीं पाया जाता है, तो तुम कैसे जाके फॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे, तो मजबूरन उन्हें ज़मींदारों के पास जाना पड़ता है, अमीर लैंडलॉर्ड्स के पास जाना पड़ता है, जो कि उनसे हाई रेट चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है भाई। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं अब, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक ऐसा आइडिया जिसे पहली बार बांग्लादेश के अंदर में अडॉप्ट किया गया था, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये जो तुम्हें पूरा आइडिया दिखेगा ना सेल्फ हेल्प ग्रुप का, यहाँ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वुमेन्स का, स्पेशली बोलूँ तो गांव के रूरल एरियाज के वुमेन्स का। देखो क्या होता है, 15 से लेके 20 मेंबर्स होता है इस ग्रुप में, जो कि आपस में क्या करते हैं, 25 से लेकर 100 रुपीज़ के आसपास हर महीना ही सेव करता है। अब इस पैसे का क्या करता है, उनके ही ग्रुप में से कोई एक मेंबर जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे का, उससे वो लोन पे दे देता है और काफ़ी लो इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिससे कि जो भी लेता है लोन उसके लिए फ़ायदा ही रहता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। और क्या होता है देखो, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो आपस में ही पैसा को जमा करके एक दूसरे में ही मतलब उधारी बांट रहा होता है, जब ऐसा ही कुछ 1 साल 2 साल चला लेता है ना, जब बैंक्स को लगता है कि नहीं ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, इन ग्रुप्स को एलिजिबल कर देते हैं कि देखो यार तुम अपने से तो सेविंग कर रहे हो, ठीक है, हमसे भी आके पैसा लेके तुम अपने में बांट सकते हो। मतलब एक तरीके से वो लोन ले सकते हैं बैंक से। तो यार कभी कभी ना एग्ज़ाम में एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पूछ दिया जाता है कि इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि इससे यार वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके अलावा ये लोग यार इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम चार्ज करते हैं। और आखिरी चीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वुमेन्स को, जहाँ वो अपने आवाज़ को रख सकता है। जैसे कि यार कहीं पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई फूड या हेल्थ का इशू आ रहा है, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड, तो इसे भी जाके वो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। खैर यार इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद है यार तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना यार तो देखो यार ऐसे मत जाना, तुम बता रहा हूँ भूखे नंगे मरोगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ही जाना।